मैं जिस घर में नौकरानी का काम करती थी, वहाँ का मालिक रोज शाम को एक नई जवान लड़की से शादी करके आता और उसके साथ रात गुजार कर सुबह उसे तलाक दे देता। ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब सी लगती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है। ये राज जानने के लिए मैंने एक दिन उस दिन की जो दुल्हन थी उसके खाने में नींद की दवा मिला दी और बेहोश करके दूसरे कमरे में लिटा दिया और खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर अपना चेहरा ढककर बिस्तर पर बैठ गई। उसके बाद मेरा मालिक जब कमरे में आया तो आगे जो हुआ उससे मेरे होश ही उड़ गए। मेरा नाम जरीन है। मैं एक 25 साल की लड़की हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आती हूँ और गरीब इलाके में ही रहती थी। मेरी अम्मा दूसरों के घरों में काम करती थी और अब्बा भी उनके घरों का सामान लाने ले जाने का काम किया करते थे। लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं या आर्मी में जाऊं, ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं। मेरे इन ख्वाबों के बारे में जब भी मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर बताती तो वह लोग मेरा बहुत मजाक बनाते, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे समझ आने लगा कि ऐसे ख्वाबों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे अम्मा अब्बा की कमाई इतनी ज़्यादा कभी हो ही नहीं पाई कि मैं अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकूं। मैंने बचपन से ही अपने अम्मा अब्बा को कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, लेकिन फिर भी अक्सर हमारे यहाँ भूखे रहने की नौबत आ जाती थी। तो ऐसे में तो मेरे सपनों की कोई भी जगह मेरे दिल में बची नहीं थी। इसलिए मैंने अपने अरमानों को दबाकर ही रख लिया था। मैंने खुद को अच्छे से समझा लिया था कि मैं बहुत ही आम लड़की हूँ और मुझे इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे पढ़ाई करने से कभी भी नहीं रोका था, लेकिन जब मैंने खुद ही उनके हालातों को देखा तो फिर खुद से ये फैसला किया कि अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। मैं अक्सर अपनी सोच में डूबी रहती कि काश मैं कुछ बड़ा कर पाती। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत मेहनत करके जैसे तैसे इंटर करवाया था। अभी हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे खिंच ही रही थी, लेकिन एक दिन तो हमारे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा जब मेरी अम्मा अपने मालिक के यहाँ पर काम करते करते अचानक से बेहोश हो गईं। जब हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मेरी अम्मा को लास्ट स्टेज का कैंसर है। मेरी अम्मा की बीमारी ने मेरे बच्चे कुचे ख्वाबों पर भी अब ताला लगा दिया था। उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। हम दिन रात इसी सोच से परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारे पास भी अच्छा खासा पैसा आ जाए और मैं अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा सकूं। अम्मा का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा था और अब तो कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। वह बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। बहुत भाग दौड़ के बाद भी अब्बा अकेले घर ठीक से नहीं चला पा रहे थे। मैं घर के सभी हालातों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी और अब मैं घर पर हाथ पैर रखकर बैठ नहीं सकती थी। मैं भी अपने अब्बा का हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इस बारे में अपने अब्बू और अम्मा से बात की तो उन्होंने कहा, बेटी ये ज़माना एक जवान लड़की के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं किसी भी तरह की परेशानी का डट कर सामना कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत निडर रही थी। अल्लाह के सिवाय मैं किसी से भी खौफ नहीं खाती थी। जब मैंने अपनी अम्मी अब्बू को अच्छे से समझाया तो फिर उन्होंने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी और मैंने काम के सिलसिले में घर से बाहर अपना पहला कदम रख दिया था। लेकिन मुझे पता था कि मेरे अम्मी अब्बू इस बात से बहुत दुखी हैं कि अब मुझे भी लोगों के घरों में काम करना पड़ेगा। मैं काम ढूंढने के सिलसिले में सबसे पहले अपनी अम्मा के पुराने मालिक के पास गई, जहां मुझे उनकी बीवी मिली। लेकिन वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि उन्होंने तो अम्मा की जगह पर दूसरी नौकरानी रख ली थी। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन जो अम्मा की मालकिन थीं, उन्होंने बताया कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी और को भी जानती हूँ, उसके घर में तुम्हें काम आसानी से मिल सकता है। उनकी बात सुनकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई थी
कि जब भी कोई काम करो तो पूरे दिल से करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने काम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपने काम से कभी जी नहीं चुराऊंगी। मेरे अम्मी अब्बू इतने सालों से ये काम करने के बाद भी न जाने कितनी तरह की परेशानियों को झेल रहे थे, लेकिन फिर भी बिना अपने चेहरे पर शिकन लाए वह अपना काम करते ही जा रहे थे, जिसकी वजह यही थी कि उन्होंने जो भी काम किया वह पूरे दिल से किया। मैं अम्मा की मालकिन के साथ एक महल नुमा घर में गई, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जो घर का मालिक था वह उस वक्त घर पर था ही नहीं, और जो घर की मालकिन थी वह तो अपने घर से ऐसे अनजान थी जैसे उसका इस घर में पहला दिन हो। मुझे तो ये सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। महल बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। अम्मा की मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं कल दोबारा फिर से आऊं। मैं वापस लौट कर घर आई तो मेरी जान पर आ गई, क्योंकि मैं जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसी मैंने देखा कि अम्मा आधी ज़मीन पर और आधी चारपाई पर थीं। शायद वह उठने की कोशिश में ज़मीन पर गिर गई थीं। अब वह इतना कमज़ोर हो गई थीं कि खुद से उनसे उठा भी नहीं जा पा रहा था। मैंने तुरंत ही जाकर उन्हें उठाया और सीधा करके चारपाई पर लिटाया। अम्मा अक्सर रोया करती थीं कि अब यह बीमारी शायद उन्हें ख़त्म ही कर देगी, लेकिन वह मुझसे जुदा नहीं होना चाहती थीं। मैं अपनी अम्मा को अक्सर हौसला देती, जबकि मैं अंदर ही अंदर खुद से हिम्मत हार रही थी और सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। अगले दिन मैं अपनी पड़ोसन को कुछ वक्त के लिए अम्मा के पास बिठा कर आई, ताकि अगर अम्मा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उन्हें दे सकें। मैं अम्मा की मालकिन के घर आई तो मालकिन पहले से ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार खड़ी हुई थीं। उसके बाद हम फिर से उस महल नुमा घर पर पहुंच गए। मैंने वहां देखा कि एक लड़की एक नौकरानी पर बुरी तरह से जुल्म कर रही थी, जिसको रोकना मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था। जब मैंने उन्हें टोका तो वह मुझे घूरती हुई अंदर चली गई। ये सब देखकर मुझे अंदर से थोड़ा डर लगने लगा कि मैं आखिर ऐसी जगह पर काम कैसे करूँगी। लेकिन फिर अपनी अम्मा की हालत को याद करके मैंने अपना दिल मजबूत किया। अब जब हम लोग घर के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर मालकिन खड़ी हुई थी। वह लड़की जैसे ही मुड़ी तो हमने देखा कि वह कल वाली लड़की नहीं थी, आज तो कोई और ही था। उसके बाद मेरी अम्मा की मालकिन ने कहा कि उन्हें घर के मालिक से मिलना है, तो वह औरत बोली कि आपको उनके पति से क्यों मिलना है। पति शब्द सुनकर मुझे बड़ी हैरानगी लगी। मुझे लगा कि शायद मालिक की दो बीवियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात तो अब ये थी कि वह वाली बीवी भी मालिक के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसलिए हमें फिर से अगले दिन आने का वक्त मिला। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आज भी मालिक घर पर मौजूद नहीं था। अब तो मेरा दिल बैठने लगा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। फिर उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो अपनी मम्मी की हालत देख मैंने खुद को मजबूत किया। अगले दिन मैं फिर से उस महल नुमा घर में गई और उस दिन हमें वहाँ का मालिक मिल गया। वह दिखने में ठीक ठाक उम्र का था, लेकिन उस अमीर मालिक के बारे में आसपास के लोग बहुत अजीबोगरीब बातें किया करते थे। कहते थे कि वह इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके घर में एक औरत की इज्जत बिल्कुल महफूज नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा, लेकिन क्योंकि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और उस वक्त सिर्फ उस महल का मालिक ही था जो मेरी मदद कर सकता था। उस मालिक ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा। उसके इस तरह मुझे देखने के अंदाज से मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन क्या करती, वहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। इसलिए मैंने अपने मालिक की नज़र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और फिर वह अचानक ज़ोर से हंस पड़ा। उसके बाद उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। हैरत तो मुझे तब हुई जब उसने मेरी तनख्वाह 50,000 से भी ज़्यादा रखी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बात घर आकर मैंने अम्मी को बताई। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद मैं हर रोज़ मालिक के यहाँ काम करने जाने लगी। वहाँ पर एक बात और भी हैरान करने वाली थी कि इतने दिनों से मैंने मालिक की किसी भी बीवी को नहीं देखा था जिनसे मैं पहले मिली थी। फिर मुझे लगा हो सकता है वह अपने मायके गई हूँ।
मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मेरे घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था और अम्मा का इलाज भी बहुत अच्छे से हो रहा था। मैं हर रोज़ मालिक के घर का काम दिल लगाकर करती और इसके बदले में मुझे वहाँ रोज़ अच्छा खाना भी खाने को दिया जाता और महीने में 5 सूट भी पहनने के लिए दिए जाते। मैं एक बहुत ही मालदार आदमी के घर की नौकरानी थी। एक बार मेरे मालिक ने मुझे एक बहुत खूबसूरत सूट दिया। मैं अपनी अम्मा को उसे दिखाने के लिए जल्दी से शाम के वक्त घर पर पहुंच गई। दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र सामने मेरी अम्मा पर गई, जो अभी सो रही थीं। मैंने अपनी अम्मा को उठाया, लेकिन वह उठी नहीं। मैं थोड़ा सा घबरा गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं जल्दी से भागकर अपनी पड़ोस वाली आंटी को बुला लाई। हम दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल लेकर गए और फ़ोन करके अब्बा को भी वहीं बुला लिया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने जो मुझे बताया, उसे सुनकर तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारी अम्मा इस दुनिया में नहीं रहीं। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। एक लड़की के लिए उसकी माँ का साथ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अब मेरे साथ नहीं रहा था। मेरी माँ का साया मेरे लिए किसी घनी धूप में छाँव के जैसा था। अम्मा की मौत के बाद मेरे अब्बा बिल्कुल अकेले हो गए थे। वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और मैं भी अब हर समय खामोश ही रहती थी। मेरी ये खामोशी भी उन्हें खटकती रहती थी। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं रहते थे। अब अब्बा को मेरी फ़िक्र सताने लगी और वह मेरी सुरक्षा के लिए कोई महफूज जगह ढूंढने लगे। मैंने अब्बा को बहुत समझाया कि आप मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, लेकिन उन्हें मेरी बात से बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई। एक रोज़ मेरे अब्बा ने मुझसे कहा कि मैं अपने मालिक के घर पर ही रह लिया करूं। उनका घर तो महल जितना बड़ा है और फिर मेरे अलावा वहाँ और भी जो नौकर काम करते हैं वह भी तो वहीं रहते हैं, तो क्यों ना मैं भी वहीं पर रह लूँ। अब्बा बोले, थोड़े थोड़े दिनों बाद मैं तुमसे वहीं मिलने आ जाया करूँगा। उस घर में रहते हुए मुझे भी अम्मा की बहुत याद सताती थी, इसलिए अब्बा की बात मुझे थोड़ा ठीक लगी। इसलिए अगली सुबह जब मैं काम पर गई तो मुझे मेरे मालिक घर पर ही मिले। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि अगर आप मुझे अपने घर में रहने के लिए ही कोई जगह दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वह चाहें तो मैं किसी स्टोर रूम में भी रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे मालिक कुछ देर सोचने लगे। उसके बाद वह बोले कि यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं, तुम उनमें आराम से रह सकती हो। फिर उन्होंने मुझे उनमें से एक क्वार्टर दे दिया। उनकी मेहरबानी पर मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार थी। मैं उसी दिन अपना सारा ज़रूरी सामान अपने घर ले आई और सर्वेंट क्वार्टर में रहना शुरू कर दिया। अब मैं पूरा दिन मालिक के घर पर ही रहती। एक सुबह मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। मैंने देखा एक नई लड़की अब वहाँ मालकिन के रूप में खड़ी थी, लेकिन 2 घंटे के बाद ही वह उस घर से रवाना हो गई और उसके बाद वह फिर कभी नज़र ही नहीं आई। कुछ दिन तो मैं यही सिलसिला इसी तरह से चलते हुए देखती रही कि रोज़ एक नई लड़की मालिक की बीवी के रूप में उस घर में आती और फिर अगले दिन से वह कभी भी दिखाई ही नहीं देती। जब मैंने इस बारे में कुछ पुराने नौकरों से बात की तो वह बताने लगे कि मालिक हर रोज़ एक नई लड़की से शादी करता है और एक रात बिताकर अगले दिन उस लड़की को सुबह तलाक दे देता है। एक दिन तो गजब ही हो गया। मालिक की एक बीवी उस घर में आई और एक रात पहले जो औरत मालिक की बीवी बनकर आई थी उससे पहले वाली बीवी बुरी तरह से झगड़ने लगी। उसने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया। सब नौकर एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। उनकी पहली वाली बीवी बोली, ये औरत एक रात की दुल्हन बनकर कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती है। जो मालिक की दूसरी बीवी थी वो ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह इधर उधर हैरानगी से देखने लगी। फिर अचानक से मालिक ने न जाने उस औरत को इशारों में ऐसा क्या कहा कि वह जल्दी से वहाँ से चुपचाप घर से निकलकर चली गई और उसके जाने के बाद मालिक की वह दूसरी बीवी भी वहाँ से चली गई। लेकिन फिर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अब तो मैं ये देखती कि हर रोज़ रात के वक्त एक नई लड़की मालिक के साथ आती और रोज़ सुबह सवेरे होते ही वह घर से चली जाती।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब माजरा क्या है, इसके पीछे क्या राज है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे यह राज अब हर हाल में जानना ही जानना था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा मालिक कोई बहुत गलत काम कर रहा है और इन लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। इसलिए एक दिन जब मालिक अपनी एक नई बीवी लेकर आया तो मैंने चुपके से उसके खाने में नींद की दवा मिला दी। वह खाना खाकर वह दुल्हन बेहोश हो गई। मालिक के घर लौटने में अभी समय था, इसलिए मैंने जल्दी से उस दुल्हन को जैसे तैसे दूसरे नौकर की मदद से एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया और फिर खुद उस दुल्हन के कपड़े पहनकर मैं उसकी जगह बिस्तर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मालिक आ गए और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब तो मेरे शरीर में हलचल सी होने लगी कि अब आखिर ये मेरे साथ क्या करेंगे। थोड़ी देर गुजरने के बाद भी उन्होंने मुझे घूंघट उठाने को नहीं बोला था। मैंने सोचा कि शायद अभी ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद तो ये मेरा घूंघट उठाएंगे ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अचानक से वह मेरे पास आकर बैठे और मेरे आगे उन्होंने कुछ पैसे निकाल कर रख दिए और फिर मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे तो अब यह सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और उन्होंने मुझे ये पैसे किस लिए दिए हैं। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरत तो तब हुई जब मालिक ने मुझे आगे की बात बताना शुरू किया। वह मुझसे बोले, आज के बाद तुम पर कोई भी बुरी नज़र नहीं रखेगा और ना ही कोई तुमसे कुछ कहेगा और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इस घर में तुम पूरी तरह से महफूज हो। कल सुबह होते ही मैं तलाक का बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। तुम अपनी सही सलामत जगह पर पहुँच जाओगी। ये शादी तो बस एक नाटक है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम जैसी ही मेरी बहुत सी बहन बेटियां एनजीओ में आराम से रह रही हैं और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वह तरह तरह के हुनर सीख रही हैं, तुम्हारी तरह ही उनके साथ भी कई तरह के जुल्म किए गए हैं। कोई बेचारी ससुराल से निकाली गई है तो किसी को उसके शौहर ने मार मार कर अधमरा कर दिया था और किसी ने तो उन्हें पागल करने की कोशिश की। और जब भी ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाया गया तो उन्होंने तलाक दे दिया। और फिर तलाक के नाम से जो लड़कियां बेचारी बिना सहारे के होती हैं वह उनके आगे रहम के लिए रोती गिड़गिड़ाती हैं। जिस चीज़ का वह फ़ायदा उठाते हैं और उनसे दोबारा शादी करने के लिए तब राजी होते हैं जब वह पहले किसी और के साथ निकाह करके तलाक लें। इसके बदले में वह लोग भी अपना फ़ायदा उठा रहे होते हैं जो एक रात की शादी करने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बदले में वह उस लड़की की इज्जत तो खराब करते ही हैं, दूसरा ढेर सारे पैसे भी लेते हैं। वह एक रात बिताने के बाद उन लड़कियों के शौहर उन्हें ज़िंदगी भर ताने देते हैं और अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। मैंने जब लड़कियों के साथ होने वाली इन ज्यादतियों को देखा तो लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसीलिए मुझे फिर यह रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि कभी कभी हमें सही काम करने के लिए टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। इस तरह से मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों से निकाह करके उन्हें अपने पास एक रात के लिए सही सलामत रखता हूँ और फिर अपने एनजीओ में खुफिया तरीके से भेज देता हूँ, ताकि तुम सब अपने पैरों पर खड़ी हो सको और कभी भी किसी की मोहताज ना रहो। मैंने अपने इस काम को खुफिया इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी भी किसी लड़की को कोई नुकसान पहुंचा सके और ना ही कोई इंसान के भेष में छुपा जानवर उन्हें अपना शिकार बना सके। अपने मालिक की नेक सोच की बात सुनकर तो अब मुझे खुद पर बहुत शर्म आने लगी थी। मुझे तो जरा सी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने गलत तरीके से किए जाने वाले काम के पीछे इतनी अच्छी नीयत होगी। मैं खुद पर इतनी शर्मिंदा थी कि फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मालिक मुझे बार बार चुप कराने लगे। वह मुझे दिलासा दे रहे थे, लेकिन मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी बात सुनकर तो मेरे अंदर भी जज्बा जिंदा हो गया था। मैं यही सोचने लगी, क्या सिर्फ डॉक्टर और फौजी बनकर ही इस देश की सेवा की जा सकती है? इस तरह का काम करके भी तो मेरे मालिक एक तरह से इस देश की सेवा ही कर रहे हैं।
हम आम से लोग बस यही सोचते हैं कि इस देश को सिर्फ डॉक्टर और फौजियों की ज़रूरत है और वही बस कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारी यह सोच बदलनी होगी। हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों की मदद करके भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कि एक फौजी रखता है। कुछ बड़ा करने की चाहत में हम छोटी छोटी चीज़ों को करना भूल जाते हैं। जब मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था तो मेरे मालिक ने मेरा घूंघट उठा दिया और दुल्हन की जगह मुझे पाकर तो मेरे मालिक को 4000 वोल्ट का झटका सा लगा। वह मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे और बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैं उनसे कहा कि आप रोज़ नई शादी क्यों करते थे, ये जानने के लिए मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। लेकिन आपकी नेक सोच को जानकर अब मुझे खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मालिक ने मुझसे तुरंत ही फिक्रमंद होते हुए उस लड़की के बारे में पूछा जिसको वह आज अपनी दुल्हन बनाकर लाए थे। मैंने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वह पूरी तरह से सही सलामत दूसरे कमरे में है। मैंने मालिक को बता दिया कि मैंने उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई थीं, लेकिन सुबह तक उसे होश आ जाएगा। मेरे मालिक को मुझ पर बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मैं चुपचाप खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती रही, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह से गलत थी। मैंने हाथ जोड़ते हुए अपने मालिक से दिल से माफ़ी मांगी। मैंने उनसे कहा कि इस सब के पीछे मेरी कोई गलत भावना नहीं थी, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि आप लड़कियों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं और इसीलिए मैंने ये खतरनाक कदम उठाया था, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं इन लड़कियों की ज़िंदगी बचा सकूं। मेरी बात सुनकर मालिक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे उस कमरे से बाहर जाने को कह दिया। मैं चुपचाप वहाँ से चली तो गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, क्योंकि मैंने अपने मालिक को पहले इतना गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। अब मुझे अपनी नौकरी को खोने का डर लगने लगा। सुबह होते ही मालिक उस लड़की को एनजीओ में छोड़ आए और फिर रात को जब वह घर वापस लौट कर आए तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि आखिर यह क्या करने वाले हैं। तभी वह मेरे थोड़ा सा करीब आए और मुझे यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करने लगे। मैं उनसे चिल्लाकर बोली कि आप यह सब क्या कर रहे हैं? अभी तक तो मैं आपको अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन आप तो। अचानक ही वह मेरे ऊपर झपटे, लेकिन मैं भी फुर्ती से उन पर हावी हुई और उन्हें पटक कर नीचे गिरा दिया। मेरे ऐसा करते ही मालिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह ये सब क्यों और किस लिए कर रहे हैं। मेरे चेहरे की रंगत उनकी हंसी देखकर उड़ गई। फिर वह खड़े हुए और मेरी पीठ को ठोकते हुए मुझे शाबाशी देने लगे। वह मुझसे बोले, मुझे अब यकीन है कि तुम एक बहादुर लड़की हो और हमें भी तुम्हारे ही जैसी एक बहादुर लड़की की ज़रूरत थी। मैं अपनी आंखें फाड़े मालिक की तरफ देख रही थी, क्योंकि मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर वह मुझसे बोले, क्या तुम मेरे एनजीओ के लिए काम करोगी? क्या तुम हमारी टीम में शामिल होगी और इस देश की सेवा करोगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ की चाह में मैं बचपन से कर रही थी वह मुझे इस तरह से मिल जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा, दरअसल हमारे एनजीओ के आसपास कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि वहां का माहौल बहुत अपराध से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उस जगह कोई भी महिला पढ़ाना ही नहीं चाहती है। सिर्फ पुरुष अध्यापक ही उन जगहों पर पढ़ाने जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि महिलाएं जितनी अच्छी तरीके से बच्चों को हैंडल कर सकती हैं उतना अच्छे से पुरुष नहीं कर सकते। और इतना तो तुम पढ़ी लिखी हो ही कि कम से कम छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि अगर तुम उस इलाके में बच्चों को पढ़ाने जाओ और अगर कोई तुम पर हमला कर दे या तुम्हारे साथ कोई गलत बात कर दे तो क्या तुम उस सबसे निपटने के लिए तैयार हो? उनकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी अगर आप मुझे भी इस काम में शामिल करते हैं।
मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि अल्लाह की मेहरबानी अगर हो तो कब इंसान की तकदीर बदल जाए ये खुद उसे पता नहीं चलता। आज मैं एक बड़े पैमाने पर उस एनजीओ को चला रही हूँ। मेरे मालिक ने अपने इस नेक काम के बारे में अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बता कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वह अक्सर मालिक से नाराज़ ही रहती हैं। मैंने उन्हें समझाया कि आप एक अच्छे काम के चक्कर में अपना परिवार क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वह मुझसे बोले कि अगर मैंने अपनी पत्नी को ये सब बताया तो हो सकता है वह मुझे इन सब कामों के लिए सपोर्ट ना करे। मैंने उनसे कहा कि यह आपकी गलत सोच है। एक पत्नी अपने पति को हर नेक काम के लिए दिल से सहयोग करती है। आप भी उन्हें एक बार अपनी इस नेक दिली के बारे में बता कर तो देखें। मेरी राय पर मालिक ने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया और जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्हें तो अपने पति पर अब बहुत ही नाज है और वह दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एनजीओ के लिए काम करते हुए मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वह भी मेरी तरह भरपूर जज्बे के साथ बड़े स्तर पर कई लोगों की मदद कर रहा था। इस सब के दौरान हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है और मेरे जज्बातों की भी इज्जत करता है। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि कभी कभी हमारी कुछ ख्वाहिशें इस तरह से पूरी हो जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे भी मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।